रेडी? ओके। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आपका केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा, हमने कल इस ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया था। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का बीएससी पार्ट। फर्स्ट ईयर के लिए डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन पेपर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा जी, फिर मेरी बात एक ही है, पढ़ाते सब बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट वन क्या चीज है? क्वेश्चन लिखने का तरीका। क्वेश्चन लिखने का जिससे हम मैक्सिमम परसेंटेज लेके आ पाए, मार्क्स लेके आ पाए। समझाएंगे, हर एक टॉपिक को ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ आपको सिखाया जाएगा कि बीएससी में ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते कैसे, आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा जी, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका यूनिट नंबर 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर जो फर्स्ट है। और पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का? आपने 33 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा जी? 33 मार्क्स। इसमें कोई 5 यूनिट है। यूनिट पहली स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड्स की बात करूं तो मेरे जो बच्चे लाल पीले नीले हरे हैं, जो अभी अभी 12th करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनका थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट साफ हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 4-6 महीने में हमने पढ़ाई नहीं करी। तो आयनिक ठोस स्टार्ट करूं। आयनिक ठोस से पहले हम लोग कुछ बेसिक थिंग्स देखते हैं, फिर बात करते हैं आयनिक ठोस की। देखिए बेटा जी, अगर पहली बात करूं, सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए केमिस्ट्री में, वो पहली डेफिनेशन आती है पदार्थ की। किसकी बात करेंगे अपन? पदार्थ की, मैटर की, सब्सटेंस की। तो पदार्थ की यदि मैं बात में करूं, पदार्थ क्या है? पदार्थ या मैटर? किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ की, मैटर की, द्रव्य भी बोल सकते हैं। देखो, द्रव और द्रव्य दो अलग अलग चीज है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, मैटर भी कहा जाता है। देखिए, पदार्थ क्या हुआ? कोई वस्तु इसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं अपन? पदार्थ। एनीथिंग which occupied some space and have some mass is called matter। क्या कह रही है परिभाषा? क्या कह रही है? भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरे, पदार्थ कहलाती है। क्या ही परिभाषा मेरे पास? कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरे, एनीथिंग विच ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, जरूरी नहीं हमको दिखाई दे या महसूस हो, लेकिन क्या होनी चाहिए? दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके। क्या क्या? मास होना चाहिए बेटा जी, द्रव्यमान होना चाहिए, और क्या हो? कुछ स्थान घेरे। इसका मतलब क्या हो? उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन होना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए बेटा जी, ये तो ही पदार्थ की परिभाषा। यदि पदार्थ को डिस्कस करूं तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था किससे निर्धारित होती है बेटा जी? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, किससे निर्धारित होती है? अंतर आणविक बलों से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। और दूसरा किससे निर्धारित होती है बेटा जी? दूसरा होती है अंतर आणविक दूरी से, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से। तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये तो हो गई सामान्य अवस्था है, सामान्य वर्गीकरण। 2 और आती है मेरे पास। कौन कौन सी आती है? प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टीन संघनन अवस्था, बॉस आइंस्टीन संघनन अवस्था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो
Matter on the basis of its physical state, we are classified into 5 types. That general classification is 3 types, that is solid, liquid and gas, and 2 more are there. These are plasma and BC, Bose-Einstein condensate state. ये तो हुआ पदार्थ का वर्गीकरण। अब बात कर रहे थे हमारे यूनिट क्या है, आयनिक ठोस है। कौन सी है बेटा जी, आयनिक ठोस। तो हम लोग बात करेंगे ठोसों की। किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे, ठोस की बात करेंगे। देखिए बेटा जी, अगर ठोस को डिस्कस करूं, किसको डिस्कस कर रहे हैं, ठोस को, सॉलिड्स को। तो सॉलिड्स को किसके बेस पे बेटा जी, ज्यामितिक अवस्था के आधार पर, ज्यामितिक व्यवस्था के आधार पर। तो सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिक अरेंजमेंट। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनता है यहां पे कि सर ये जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या है। देखिए, हर ठोस में पदार्थों की क्या होती है, उसके अवयवीकरणों की एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित अरेंजमेंट है। देखिए, आप अपनी क्लास में बैठते हैं तो आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बॉयज इधर बैठेंगे, गर्ल्स इधर बैठेगी, या पढ़ने वाले बच्चे आगे वाली बेंचों पे होते हैं, नोटी बच्चे का होते हैं पीछे वाली बेंचों पे होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, ज्यामितिक व्यवस्था, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ज्यामितिक अवस्था के आधार पे हमने ठोस को फिर 2 भागों में बांटा। किस किस में, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमोर्फस भी बोलते हैं। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 types on the basis of geometrical arrangement. These are crystalline solid and second one non-crystalline or amorphous solids are there. Clear? तो ठोसों को किसके आधार पे बेटा जी, ज्यामितिक अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे बांटा हमने, ज्यामितिक अवस्था के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है। किस किस में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। तो क्रिस्टलीय में क्या हो गया बेटा जी, निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था है। और यह निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था कैसी है बेटा जी, दीर्घपरासी है। कैसी है, दीर्घपरासी है। क्लियर? और अक्रिस्टलीय ठोसों कैसी हो गई, अनिश्चित ज्यामितिक व्यवस्था। या क्या बोल सकते हैं, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था किंतु कैसी हो गई, लघुपरासी हो गई। लेकिन कैसी हो गई बेटा जी, ये लघुपरासी हो गई। तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड इन विच द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आर फिक्स। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है, निश्चित है, पिन पॉइंट है, फिक्स है। क्लियर, अंडरस्टैंड? ज्यामितिक व्यवस्था कैसी है, निश्चित है, पिन पॉइंट, फिक्स है। The geometrical arrangement in crystalline solids are fixed, or that fixed geometrical arrangement for a long range is there. Or in amorphous or non-crystalline, the geometrical arrangement is regular. Regular geometrical, but that regular geometrical arrangement for shorter range. Clear? चलिए, ये कैसे होते हैं बेटा जी, वास्तविक ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, या अतिशीतित द्रव भी कह सकता हूं। तो crystalline solids are basically true solids are there, and amorphous solids are basically, these are not solids, these behave as solid. तो these are called pseudo solids or super cooled liquids. क्या बोल दिया, pseudo solids और super cooled liquid कह दिया हम लोगों ने। क्लियर, डन। चलिए, अब इस क्रिस्टलीय ठोसों को किसके आधार पर, क्रिस्टलीय ठोसों को 2 चीजों के आधार पे। किस किस के आधार पे बेटा जी, अवयवीकरण, टाइप ऑफ पार्टिकल, और अंतर आणविक बलों के आधार पर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड टाइप ऑफ forces, which type of intramolecular forces are present, the crystalline solids are again classified into 4 types. तो क्रिस्टलीय ठोसों को
किसके आधार पे बेटा जी? क्रिस्टलीय ठोसों को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके आधार पर? अवयवी कणों का प्रकार क्या था, किस प्रकार के अवयवी कण थे। क्लियर? और दूसरा क्या हो गया? अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पे। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले आते हैं मेरे आणविक ठोस, दूसरे आयनिक ठोस। तो फर्स्ट हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड हो गए आयनिक सॉलिड्स, तीसरे हो गए धात्विक ठोस, और चौथे हो गए बेटा जी मेरे सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स and type of attraction forces or intermolecular forces, they are classified into 4 types: molecular solids, ionic solids, metallic solids, and fourth one covalent or network solids are there. So that is the classification of crystalline solid. अब बेटा जी इसके अंदर मेरे पास जो कोर्स पार्ट है बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कौन सा आया? आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड क्या है? हमारे यूनिट नंबर 1 है। ये तो बेस था कि आयनिक सॉलिड आया कहां से, कहां से आया, क्यों आया, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या क्या उनके गुणधर्म हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो बेटा जी फर्स्ट वन, पहला हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट के अकॉर्डिंग वो आते हैं मेरे पास आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। चलिए आयनिक ठोस क्या हुए बेटा जी? तो वे ठोस जिनमें, देखिए एक चीज बहुत समझिएगा, बहुत अच्छे से एक चीज को ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में हम एक वन लाइनर कहते हैं, नेवर ए बॉन्ड इज 100% आयोनिक, नेवर ए बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। कभी भी कोई बंद 100% ना तो आयनिक बंद होता है, ना ही 100% क्या होता है? सह संयोजक बंद होता है। क्या कहा हमने? कभी भी कोई बंद ना तो 100% आयनिक बंद है और ना ही क्या है बेटा जी? 100% सह संयोजक बंद है। यानी कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक बंद होता है, ना ही 100% क्या होता है बेटा जी? सह संयोजक बंद होता है। तो अब परिभाषा बात करें हम लोग आयनिक ठोसों की या आयनिक यौगिकों की, तो वे ठोस जिनमें बंध की प्रकृति क्या होती है? मुख्यतः आयनिक होती है। क्या बोला हमने? वे ठोस जिनमें बंध की प्रकृति मुख्यतः आयनिक होती है। अब यहां पे मुख्यतः का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा, 50% से अधिक। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? Those compounds in which the nature of bond is probably ionic. It's probably means the nature of bond is 50% or more than 50%. Those compound in which the nature of bond is more than 50% ionic, these are called ionic compound. यानी ऐसे ठोस जिनमें बंध की प्रकृति मुख्यतः आयनिक हो, क्योंकि आयनिक बंध में कुछ सह संयोजक गुण होते हैं और सह संयोजक बंध में बेटा जी क्या पाए जाएंगे? कुछ आयनिक गुण पाए जाएंगे। यानी कभी भी कोई गंध 100% ना तो आयनिक होता है, ना ही 100% क्या होता है बेटा जी? सह संयोजक होता है। क्लियर? तो आयनिक ठोस क्या हुए? ऐसे ठोस जिनमें बंध की प्रकृति क्या हो बेटा जी? आयनिक हो। बंध की प्रकृति क्या हो? आयनिक को क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करें आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयनिक ठोसों में जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कौन से है? आयनिक है। तो क्या लिख सकते हैं? आयनिक ठोसों में
अवयवी कण आयन, आयन कौन से? धनायन व ऋणायन। तो आयनिक ठोसों में जो है बेटा जी, मेरे पास अवयवी कण कौन होंगे? आयंस हो गए। क्लियर? अंडरस्टैंड? और आयंस कौन से होंगे? धनायन और ऋणायन होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो इन आयनिक कंपाउंड द आर्टिकल्स आर आयंस, आयंस मींस कैटायंस और एनायंस आर देयर। तो आयनिक ठोसों में अवयवी कण कौन है? आयंस, धनायन और ऋणायन। इंपॉर्टेंट थिंग यहां क्या चीज? देखिए बेटा जी समझिएगा, आयनिक ठोसों में एक आयन किससे घिरा होता है? कुछ विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये मेरे पास कोई आयन था, ये धनायन था, तो किससे घिरा होगा? कुछ विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होगा। क्लियर? तो आयनिक ठोसों में ये जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बन रहा है, ज्यामितिक व्यवस्था बन रही है, किसके कारण बन रही है? इन प्रत्येक आयन क्या कर रहा है? विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? विपरीत आवेशित। आयन को आयन मान लूं तो किससे घिरा होगा? धनायन से घिरा होगा। और केंद्रीय आयन यदि धनायन है तो किससे घिरा होगा? ऋणायन। इफ सेंट्रल एटम इज कैटायन तो इट्स सराउंडेड विद सम number of anions are there. Of if central atom is anion, it's surrounded with number of are there. तो क्या होता है? आयनिक ठोसों में प्रत्येक आयन कुछ विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। तो इन आयनिक कंपाउंड्स every ion is surrounded with opposite charge ions are there. किससे घिरा हुआ है? विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है बेटा जी? विपरीत आवेशित आयनों से प्रत्येक आयन क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यही रीजन है कि आयनिक ठोस क्या होते हैं बेटा जी मेरे? कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसका मतलब आयनिक ठोस की संरचना में क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? देखिए, आयनिक ठोसों की संरचना में आयनों का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा जी? आयनों का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बोला हमने? इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो रही है? आयनिक ठोसों की संरचना में आयनों का आकार महत्वपूर्ण होता है। तो इन आयनिक कंपाउंड द साइज ऑफ कैटायन और एनायंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किस प्रकार की संरचना बनेगी? त्रिज्या अनुपात या यस रेशियो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। इट्स मे बी टेट्राहेड्रल देयर, चतुष्फल की हो सकती है, अष्टफल की हो सकती है, कौन सी हो सकती है? ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, वर्ग समतलीय हो सकती है, स्क्वायर प्लानर हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? घनी हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। ये जो संरचनाएं बन रही है, ये संरचनाएं भी किस पे निर्भर कर रही है? आयनों के आकार पे निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है बेटा जी? आयनों के आकार के ऊपर निर्भर कर रही है। साइज ऑफ आयंस के ऊपर निर्भर करती है। आयनिक त्रिज्या के, आयनों के आकार से मतलब क्या हो गया यहां पे? आयनिक त्रिज्या पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी बेटा जी? आयनिक त्रिज्या के ऊपर निर्भर करेगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? किस पे निर्भर करेगी? आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करेगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? सर जी एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो सकती है? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो सकती है क्या एक साथ? कोई अर्जेंट फोन है, अर्जेंट फोन है। रिकॉर्डिंग आवाज तो बंद कर दी, रिकॉर्डिंग बंद तो कर ली आवाज।
एक सेकंड, बिजी चल रहा है, वो शायद मेरे को ही कर रहा है, चाचा का फोन था। हाँ, माइक तो बंद कर दिया मैंने। चलिए, तो बेटा जी, आयनिक ठोसों में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आयनों का आकार इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? आयनों का आकार इंपॉर्टेंट हो गया। और इस आयनों के आकार को ही हमने क्या कह दिया? आयनिक त्रिज्या कह दिया। तो अब हमारे पास डेफिनेशन आती है, ये आयनिक त्रिज्या क्या चीज हुई। तो पहले आयनिक त्रिज्या को डिस्कस करते हैं, देन त्रिज्या के प्रभाव को डिस्कस करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसको डिस्कस कर रहे हैं? आयनिक त्रिज्या को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो आयनिक त्रिज्या और आयनिक प्रभाव को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? आयनिक त्रिज्या एवं इसके प्रभाव डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनिक रेडियस एंड इट्स इफेक्ट्स आर देयर। चलिए बेटा जी, पहली बात कर लेते हैं आयनिक त्रिज्या की। देखिए, आयनिक त्रिज्या क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों का आधारभूत गुण है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों का या आयनिक ठोसों का आधारभूत गुण है। आयनिक त्रिज्या क्या होगी? आयनों का आधारभूत गुण हो गई, या आयनिक ठोसों का आधारभूत गुण हो गई, जो क्या कर रहा है? अन्य गुणों को प्रभावित करता है। तो आयनों का आकार आधारभूत गुण है, जो अन्य गुणों को प्रभावित करता है। क्या करता है? अन्य गुणों को प्रभावित करता है। कैसा गुण? आधारभूत गुण हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गई। क्या कर रहा है? इट्स इफेक्ट द अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। देखिए बेटा जी, आयनिक त्रिज्या की बात करें तो क्या मान रहे हैं हम? आयनिक ठोसों को क्या माना जाता है? ठोस गोला माना जाता है। देखिए, समझिएगा मेरे पास मेरी बात को। आयनिक ठोसों को क्या मानते हैं अपन? ठोस गोला मानते हैं। तो आयनों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से वह दूरी जहां तक के नाभिक प्रभाव है, या किसी आयन की नाभिक से वह दूरी जहां तक उसके समीप कोई अन्य आयन आ सकता है, क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। देखिए, हम क्या बोला हमने? परिभाषा क्या कह रही?
आयनिक ठोस क्या हुए? तो आयनिक ठोस, आयनिक ठोसों में आयनों क्या माना है अपन ने? ठोस गोला माना है। क्या माना है बेटा जी? ठोस गोला माना है। क्लियर? क्या माना है हमने? ठोस गोला माना है। तो आयनों में नाभिक से वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई अन्य आयन इसके समीप आ सकता है, क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। या दूसरी परिभाषा क्या हम देना चाहें तो दूसरी परिभाषा क्या हुई? नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की वह दूरी जहां तक नाभिक का उसके आवेश अभ्र पे, उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर प्रभाव होता है, क्या कहलाता है बेटा जी? आयनिक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक त्रिज्या। तो क्या बोला हमने? आयनों को ठोस गोला माना जाता है। क्या माना जाता है? ठोस गोला माना जाता है। क्या कहा हमने? आयनों को हमने क्या मान लिया? सॉलिड स्फीयर मान लिया। क्लियर? तो आयंस आर सॉलिड स्फीयर। तो आयनों में नाभिक से वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई अन्य आयन इसके समीप आ सकता है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। यानी वो डिस्टेंस जहां तक दूसरा आयन इसके टच हो सके, इसके समीप आ सके, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एट विच द अदर आयन टच दैट आयन और कमिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नियर बाय दैट आर कॉल्ड आयनिक रेडियस। ये तो हुई पहली परिभाषा। कौन सी हुई? पहली परिभाषा। चलिए आगे बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की दूसरी परिभाषा की, सिंपल लेमन लैंग्वेज परिभाषा की। तो बेटा जी आयनिक ठोसों की परिभाषा की दूसरी परिभाषा की बात मैं करूं, क्या हुई? आयनों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से वह अधिकतम दूरी जहां तक उसके नाभिक का, जहां तक क्या बोला अपन ने? नाभिक का उसके आवेश अभ्र पर या उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर प्रभाव हो, क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। यानी जहां तक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का इलेक्ट्रॉन अभ्र पर, आवेश अभ्र पर इफेक्ट है, उस दूरी को, उस अधिकतम दूरी को हमने क्या कह दिया? आयनिक त्रिज्या कह दिया। क्या कह दिया बेटा जी? आयनिक त्रिज्या कह दिया। तो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस at which the effect of nucleus it's present on it's a electron cloud। नाभिक का कहां तक? उसके आवेश अभ्र तक, इलेक्ट्रॉन अभ्र तक प्रभाव जिस दूरी तक है, उस दूरी को हमने क्या कह दिया? आयनिक त्रिज्या कह दिया। देखिए बेटा जी समझिएगा, आयनिक त्रिज्या की बात मैं करूं तो आयनिक त्रिज्या दो प्रकार में बांटेंगे हम लोग। कब कब? धनायनिक त्रिज्या और ऋणायनिक त्रिज्या, दो बांटेंगे। पहले बात करेंगे अपन लोग धनायनिक त्रिज्या की। देखिए बेटा जी, किसी भी धनायन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की या किसी भी धनायन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से अधिकतम दूरी या इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात आयन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? धनायनिक त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात